तवायफ के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। जी हाँ, तवायफ के घर पे घुंघरू मिल सकते हैं, तबले की ठन ठन मिल सकती है, ठीक है, गज़लें मिल सकती हैं, शादी के रिश्ते नहीं होते। अब यही चीज़ जो है वो भाई हमारे ट्रम्प अंकल भी भूल गए और ईरान वाले भी भूल गए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं, जहां पर आप पाएंगे नए नए डिस्काउंट्स और नए नए मर्चेंडाइज। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साहब, पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो वही हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। बड़े शौक़ से उन्होंने रोल प्ले किया था साहब कि हम देखिए मीडिएशन करा रहे हैं, हम अब एक सुपर पावर हो गए हैं। अरे भाई, मीडिएशन तो ओमान ने भी कराया था, उसने तो कभी नहीं कहा कि हम सुपर पावर हो गए। टर्की में रोज़ मीडिएशन होते रहते हैं, उसने तो कभी क्लेम नहीं किया कि वो सुपर पावर हो गए। स्विट्ज़रलैंड तो लोगों की सबसे फेवरेट जगह, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया सुपर पावर हो गया। लेकिन हाँ, ये जो है, ये हमारे होते जिनके यहाँ आजकल गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती, इनके जो टैंक हैं वो अंदर बंद है और इनके जो हवाई जहाज़ हैं वो भी नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि तेल नहीं है। यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं, $3.4 बिलियन, और उसको देने के लिए इन्होंने उधार मांगा है इन्होंने आपके सऊदी से और कतर से कि भाई वो दोनों मिलकर थोड़ा बहुत पैसे दे दो तो हम यूएई को पैसे वापस कर दें। जिनका हाल ये है और जो अब जो है वो गधा गाड़ी चला के अपना ट्रांसपोर्ट पूरा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सुपर पावर होंगे। और एक बंदा तो यहाँ तक बोल गया, कह रहे भाई अब जो है वो डॉलर ख़त्म है, इसलिए हमारी डेट भी ख़त्म है, क्योंकि हमारी डेट जो है वो सारी डॉलर में है। अब हम किसी को डेट वापस करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इंडिया ख़त्म है, क्योंकि इंडिया के सारे लोग जो है वो अब भगा दिए जाएंगे। भगाए उनके लोग जा रहे हैं, इंडिया के लोग भगा दिए जाएंगे। तो इंडिया ऑब्सेशन कंप्लीट। और बस ये जो है इनका यहाँ जो नाटक हो रहा है, वो नाटक केवल इसलिए हो रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हमने इंडिया से बेहतर किया। अरे इंडिया तो इस गेम में था ही नहीं, इंडिया समझदार है, इंडिया ने तो कभी ऑफर ही नहीं किया है तो तुम जो है वो हमारे यहाँ आओ या मीडिएशन करो, या हम मीडिएशन कराना चाहते हैं। इंडिया दूर से देख रहा, चाइना दूर से देख रहा, रशिया दूर से देख रहा है। यानी जो समझदार है वो कह रहे हैं कि लड़ने दो, आखिरकार तो फ़ायदा हमारा ही होगा। लेकिन ये जो था, ये जो टॉक्स थे, ये ट्रंप का जो एक ईगो है, ट्रंप का जो अहंकार है, और ईरान के लिए जो अपनी पोजीशंस ले रखी हैं, वो ऐसी हैं कि वो संभव हो ही नहीं सकता था। किसी न किसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी ही पड़ती। गरज किसकी थी? गरज तो भैया मेरे हिसाब से 100% ट्रंप की थी। क्यों? क्योंकि ईरान के पास तो कुछ नहीं बचा, ईरान तो पूरा ख़त्म हो गया। इकॉनमी का उसका कभी कुछ था भी नहीं, और जैसी इकॉनमी है उसके लोग अब जो है वो ठीक है, सब्सिस्टेंस ईरा में चले गए, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में जीना जानते हैं। वो कठिनाई में जी सकते हैं, वो बिना डॉलर के जी सकते हैं, वो बिना तेल के जी सकते हैं, वो बिना बिजली के जी सकते हैं, बिना गैस के जी सकते हैं। उनको पता है वैसे भी गर्मियाँ आ गई, ठंड का मौसम नहीं है, तो अगले 4-6 महीने कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। लेकिन अमेरिका का क्या हाल है? अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मार्केट डाउन है, और गैसोलीन के भाव आसमान छू रहे हैं, $4 से ऊपर। और मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। गरज किसकी हुई? गरज किसकी हुई? और सीधी सी बात है, यदि आप जीत चुके हो तो फिर आपको ईरान से बातचीत करने की ऐसी बराबरी की स्थिति में ज़रूरत ही क्या है? जो जीत जाता है वो तो टर्म्स ऑफ सरेंडर एनफोर्स करता है। यही आज तक देखा गया है। जीत गया है वो कोई आपस में बैठ कर बराबरी की बातचीत थोड़ी करता है। यहाँ बराबरी की बातचीत करने क्यों आए? क्यों? क्योंकि कार्ड यूएस के पास नहीं है। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से डिक्लेयर किया था कि वी हैव ऑल द कार्ड्स। नो, यू डोंट हैव ऑल द कार्ड्स।
कार्ड जो है वो है होर्मुज, और वो कार्ड है ईरान के पास, तुमको भी पता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो युद्ध था ये हो गया एसिमेट्रिकल। हाथ तो उनकी एयरफोर्स तबाह कर रहे थे, उनकी नेवी तबाह कर रहे थे, उनकी एयर डिफेंस तबाह कर रहे थे, उनके एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस तबाह कर रहे थे, और वो होर्मुज को पकड़े बैठे। होर्मुज से नहीं निकलने देंगे, होर्मुज से नहीं निकलने देंगे तो 20% ऑयल और 30% गैस दुनिया की वो बॉटल अप हो गई, और वो जो रिजल्टेंट जो इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रहा है। यूरोप आपके साथ आया नहीं, इंडिया वैसे भी कभी आपके साथ नहीं आने वाला था, चाइना आपके साथ कभी नहीं आने वाला था, साउथ कोरिया और जापान भी नहीं आए, रशिया का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी स्थिति में भाई गरजू तो तुम थे, और जो गरजू होता है वो थोड़ा झुकता है। किसी भी नेगोशिएशन में दो तरह की पोजीशंस होती हैं, एक जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है जो आपकी डिमांड ओरिजिनल्स होती हैं, और फिर होती है फॉल बैक पोजीशन कि भाई आप कितना पीछे जा सकते हो। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। गिव एंड टेक से ही समझौते होते हैं, जब इस तरह की बराबरी पे समझौते हो रहे हों। यदि ट्रंप को यह कोई गलत फहमी थी कि वो एक कोई सुपीरियर पोजीशन से नेगोशिएट कर रहा है, तो भाई यह गलत फहमी ही थी, खुश फहमी भी कह सकते हैं इसको। अगर आपकी पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन 10 है तो आपको ये तय करना है कि भाई आप 9 पे मानोगे, 8 पे मानोगे, या 7 से नीचे नहीं जाओगे। ईरान का भी यही था। ईरान ने भी अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी, अब आपको आसान था। उनकी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी वो बहुत ज़्यादा समस्या वाली नहीं थी। एक तो वो होर्मुज पे कह रहे थे नहीं मानने को तैयार है, लेकिन वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ही थी, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती थी यदि आप उनकी बाकी दो माने मान लेते, यानी कि सैंक्शंस हटा लीजिए, और दूसरा उनके $6 बिलियन कतर में रखे हुए हैं, आपने फ्रीज कर रखे हैं, वो अनफ्रीज कर दीजिए। दूसरी जो ईरान की मांग थी, उनकी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी वो होर्मुज थी, और ये थी कि साहब की लेबनान वाला इसके साथ ही होगा। अब वो लेबनान वाला जो था उसके लिए एक वर्क अराउंड पोजीशन थी, और वर्क अराउंड पोजीशन ये थी कि भाई इराक, इज़राइल और लेबनान अलग से कर ले। निश्चित रूप से ये उचित भी नहीं लगता कि किसी भी तरह से ईरान को लेबनान का गार्जियन नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि वो एक रीजनल पावर बन जाए, और सारे का सारा जो GCC कंट्रीज़ हैं, यानी जो अरब कंट्रीज़ है, वो फिर उनको ये लगे कि साहब कि अब ये देखो ये तो यहाँ पे एक नया बॉस आ गया मिडिल ईस्ट का। भाई ईरान जो है वो नियुक्त कर दिया गया कि भाई अब मिडिल ईस्ट में बॉसिंग इसकी चलेगी ना। ये उनको मंजूर भी नहीं था, और किसी दुनिया में भी किसी को मंजूर नहीं है कि दे डोंट वांट ईरान टू बिकम रीजनल सुपर पावर एंड कंट्रोल द मिडिल ईस्ट। नो, दैट इज़ अग्रीड, उसका रास्ता था। लेकिन अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद में आएगा, लेकिन साफ सी बात यह है कि यदि आपका जो मीडिएटर है वो इतना कमज़ोर हो कि उसकी जो है कम से कम एक साइड के सामने, यानी पाकिस्तान आपके अमेरिका के सामने उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती हो, तो वो आपके बीच में क्या समझौता करा सकता है? वो था ही नहीं, समझौता कराने लायक कोई बात ही नहीं थी उसमें। वो तो केवल फैसिलिटेटर था, उसने आपको जगह दे दी कि भाई आप आइए, आप दोनों लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर आप बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान की तो इतनी सी भी औकात नहीं कि वो अमेरिका की गैर वाजिब मांगें जो है उनको नकार सके। पाकिस्तान की तो इतनी भी औकात नहीं कि जब अमेरिका ने कहा कि ईरान में बमबारी के लिए हमको स्पेस, आपकी एयर स्पेस की आवश्यकता है, तो उनको मना कर सके। पाकिस्तान में तो इतनी भी औकात नहीं कि सऊदी जब कहे कि साहब कि हमको आपकी सेनाएं चाहिए, तो वो उनको इनकार कर सके, क्योंकि उनके साथ डिफेंस पैक्ट कर रखा है और उनसे उनको पैसे चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि UAE तो पूरी तरह से उनसे हॉस्टाइल हो चुका है और उनसे पैसे भी वापस मांग रहा है और उनके लोग भी वापस भेज रहा है। और ऊपर से पाकिस्तानियों की जो
प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, वो सब मैप आउट कर ली गई हैं। तो फिर कैसे होता समझौता? समझौता होने की कोई सूरत ही नहीं थी। और ये जो हीरा मंडी है, ये कोटे वाली जो है, ये पता नहीं क्या सोच के चारों तरफ फूल रही थी, फैल रही थी कि साहब हम तो साहब बड़े सुपर पावर बन गए, अब इंडिया से हम आगे निकल जाएंगे। और देखिए, एक बंदा तो आके, वो फैसल रजा कोई आबदी है कोई, वो तो ये भी कह रहा था कि साहब कि हमारी तो डेट भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डॉलर ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर तक, और उसके बाद डॉलर में चूँकि हमारी डेट है, इसलिए हमारी डेट भी ख़त्म। शाबाश, ये तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की जियो पॉलिटिक्स की और जियो इकोनॉमिक्स की। दूसरी बात ये कि जो भी पाकिस्तान कर रहा था वो यही था, जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे मित्र हैं बुल्लन मियाँ। तो बुल्लन मियाँ और मेरे में कोई नेगोशिएशन होना है, उसके लिए तय हुआ कि भाई ताज होटल में बैठ के हम करेंगे। ताज होटल का कॉन्फ्रेंस रूम किराया भी ले लिया गया, और ताज होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के हमने नेगोशिएशन किया, और बुल्लन मियाँ और मैं एक किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए। तय हो गई, बातचीत तय हो गई, विटनेसेस तय हो गई, एग्रीमेंट राइटिंग में करना था वो करा लिया, वहाँ से उठ के हम चले आए। कल को ताज होटल कहेंगे अरे भैया ये तो हमने कराया है, तो हम क्या कहेंगे ताज होटल को कि मियाँ तुम्हारा काम जो था वो केवल इतना था कि तुम हमको जब हम बैठे हुए थे वहाँ पे चाय पानी सप्लाई कर देते, और कुछ खाने वाने को हम मंगाते तो वो मंगा देते थे। भाई ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप जो है वो जिंजर ब्रेड भेज दो, हाँ, या फिर थोड़ी कटलेट भेज दो, इसके अलावा वहाँ कोई काम था नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान भी गया काम से, और अमेरिका अपनी हठधर्मिता से गया, और ईरान वो इसमें भी 20 ही रहा। अब जो कुछ भी कहे, जो जीता हुआ होता है ना, जो जीता हुआ होता है वो ही रिफ्यूज़ कर सकता है, हारा हुआ होता है वो नहीं कर सकता, ये समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।